मॉर्निंग एवरीवन। बीएससी पार्ट 2 बॉटनी की जेनेटिक्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है लिंकेज या संलग्नता। मेंडल ने अपने प्रयोगों के द्वारा जीन की संकल्पना दी थी कि जीवों में जीन हैं जैसी संरचनाएं हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों को ले जाती हैं। उस समय गुणसूत्रों का ज्ञान नहीं था। बाद में गुणसूत्रों की जब खोज हुई तो यह ज्ञात हुआ कि गुणसूत्र ऐसी संरचनाएं हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रही हैं। तो संभवतः गुणसूत्रों में और जीन्स में आपस में कोई ना कोई संबंध है, या गुणसूत्र ही वह संरचना हो सकती है जिनकी मेंडल बात कर रहे थे। परंतु सटन नामक साइंटिस्ट ने पाया कि मेंडल ने जिन फैक्टर्स की बात कही थी, जीवों में फैक्टर्स की संख्या गुणसूत्रों की संख्या की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। अर्थात जीनों की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से अधिक है, परंतु जीनों की वंशागति और गुणसूत्रों की वंशागति समान है, तो शायद गुणसूत्रों के ऊपर जीन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक गुणसूत्रों पर जीन की उपस्थिति की यह संभावना सटन द्वारा व्यक्त की गई थी। नेक्स्ट साइंटिस्ट बैटसन और पुनेट थे। बैटसन और पुनेट ने ही मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को प्लांट्स पर और बैटसन ने पाया कि मेंडल के नियम लगभग प्लांट्स और एनिमल्स सब पर एक समान रूप से लागू होते हैं। पर बैटसन द्वारा किए गए कुछ प्रयोग मेंडल के प्रयोगों से भिन्न आ रहे थे। बैटसन ने मटर के प्रयोग में उन्होंने दो कैरेक्टर्स लिए, जिनमें से एक तो फ्लावर और दूसरा कैरेक्टर वो था पॉलन की लेंथ। मटर में बैटसन ने जो फ्लावर कलर चूज करे, दो कलर्स लिए, जिनमें से एक कलर पर्पल और दूसरा रेड था। की कैपिटल पी से शो कर रहे हैं और रेड कलर को स्मॉल पी के द्वारा डिनोट किया जा रहा है। पर्पल कलर रेड कलर पे प्रभावी रहता है। इसके अलावा पॉलन की जो लेंथ है, लंबे हैं तो उन्हें और लंबे राउंड हैं उन्हें स्मॉल ऑयल से डिनोट किया गया। पर्पल कलर और लॉन्ग पॉलन पेरेंट का पर्पल कलर स्टार और लॉन्ग स्टार का क्रॉस रेड कलर और राउंड पॉलन वाले प्लांट के साथ में कराया। तो फर्स्ट जनरेशन उन्हें हेटेरोजाइगस हुई और मेंडल के नियम के अनुसार यहाँ पर उन्हें पर्पल और कलर वाले स्टार और राउंड पॉलन से यहाँ तक मेंडल का नियम सही रहा। नेक्स्ट जनरेशन में जब इन्होंने सेटिंग कराई तो मेंडल के नियम के अनुसार उन्हें 4 तरीके के कॉम्बिनेशंस तो मिले, जिसमें कि या तो इनमें फ्लावर पर्पल कलर की और लॉन्ग पॉलन्स थी। दूसरा कॉम्बिनेशन पर्पल फ्लावर्स और लॉन्ग पॉलन्स, और थर्ड रेड फ्लावर्स और लॉन्ग पॉलन्स, और फोर्थ रेड फ्लावर्स और राउंड। यह 4 कॉम्बिनेशन उन्हें मेंडल के नियम के हिसाब से मिले, लेकिन मेंडल के नियम के अनुसार इन प्लांट्स में 9:3:1 का रेशियो होना चाहिए था, परंतु बैटसन को इसमें यह रेशो प्राप्त नहीं हुआ। इस स्थान पर दोनों के डोमिनेंट कैरेक्टर वाले प्लांट्स का नंबर और दोनों के रिसेसिव कैरेक्टर्स वाले प्लांट का जो नंबर था वह नंबर जो नए कॉम्बिनेशन जो कॉम्बिनेशन वाले प्लांट के ठीक था। यहाँ पर पर्पल कलर और लॉन्ग पॉलन और रेड वाले
कॉम्बिनेशन ये दोनों कॉम्बिनेशन के जो पार्ट्स थे, ये दोनों कॉम्बिनेशन के पार्ट्स इन नए दो कॉम्बिनेशन से संख्या में बहुत अधिक थे और 9 का रेशो फॉलो नहीं हो पा रहा था। अपने इस प्रयोग के रिजल्ट्स को देखकर एक्सन को आश्चर्य लगा। इस प्रयोग को एक्सन ने पुनः किया, लेकिन प्रयोग किया तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन में पर्पल और लॉन्ग को साथ लेकर के फर्स्ट पेरेंट जनरेशन है, उसमें पर्पल कलर को राउंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन में लिया, अर्थात जो पेरेंट है उसमें फर्स्ट पेरेंट कैपिटल P स्मॉल l और दूसरे पेरेंट स्मॉल p तो इस तरीके से पेरेंट्स को लिया। फर्स्ट जनरेशन अगेन पर्पल और लॉन्ग फ्लावर्स वाली ही मिली और सेकेंड जनरेशन में अगेन उन्होंने क्या पाया कि यहाँ पर पर्पल और सिमिलरली पर्पल और लॉन्ग प्लांट्स इन्हें मिले। अगेन यदि मेंडल के नियम के हिसाब से देखें तो 9 भाग पर्पल और लॉन्ग वालों का होना चाहिए है और 1 भाग पर्पल और रेड और राउंड वालों का होना चाहिए। 3 पार्ट्स इन दोनों का मिलना चाहिए। लेकिन अगेन रिजल्ट में उन्होंने क्या पाया कि पर्पल और राउंड और प्लांट्स का रेशो पर्पल लॉन्ग और रेड और राउंड वाले से कहीं अधिक था। अब यहाँ पर 2 चीज ने देखी कि पर्पल राउंड का कॉम्बिनेशन यहाँ पेरेंट्स में भी था, ये पर्पल और राउंड थे, ठीक है, और यहाँ पर रेड और राउंड वाला रेड और राउंड का कॉम्बिनेशन पेरेंट में था, वो पार्ट यहाँ पर। तो अब ये मेंडल वाला जो पार्ट 3-3 के पार्ट रेशो होने चाहिए थे, ये 3-3 वाला रेशो जो पार्ट था वो पार्ट बहुत हाई हो गया, जबकि 9 और 1 वाले जो पार्ट थे वो कम हो गए। ये जो पार्ट पेरेंटल कॉम्बिनेशन में थे ये पार्ट्स यहाँ पर हाई मिले। सिमिलरली यहाँ देखें तो ये पर्पल और लॉन्ग वाला जो था कॉम्बिनेशन पेरेंट्स में था और राउंड और रेड वाला कॉम्बिनेशन पेरेंट्स में था। ये कॉम्बिनेशन गया, जबकि ये जो न्यू कॉम्बिनेशन थे वो उनका रेशो कम रहा। दोनों स्थिति को देख करके बैटसन ने एक निष्कर्ष निकाला, बैटसन और पुनेट ने, कि यहाँ पर दो जीन्स के दोनों के डोमिनेंट एक साथ हैं, तो इस अवस्था को उन्होंने कपलिंग फेज कहा। जीन्स की कपलिंग फेज मीन्स यदि 2 जीन्स इस तरीके से एक पेरेंट में दोनों स्टेज कहेंगे और दूसरे पेरेंट में दोनों के ही रेसिसिव है। एक में दोनों जीन्स के डोमिनेंट एलील है, दूसरे में दोनों की रेसिसिव एलील है। इस तरीके के कहा इसके अपोजिट वो अरेंजमेंट जिसमें एक जीन का डोमिनेंट और दूसरे का रेसिसिव एक पेरेंट में है और दूसरे पेरेंट में पहले का रेसिसिव और दूसरे का डोमिनेंट है, इस अरेंजमेंट को उन्होंने रिपल्शन फेज कहा। तो बैटसन और पुनेट ने कहा के अनुसार कोई भी 2 जीन्स किसी भी जीव में कपलिंग या रिपल्शन फेज में हो सकती हैं, दोनों के डोमिनेंट एक साथ हो या एक का डोमिनेंट दूसरे के रेसिसिव के साथ में हो। दोनों के डोमिनेंट साथ तो कपलिंग और एक का डोमिनेंट और दूसरे का रेसिसिव साथ तो उसे रिपल्शन फेज कहेंगे। तो बैटसन और पुनेट के अनुसार यदि जीन कपलिंग होते हैं तो F2 जनरेशन में कपलिंग दोनों के डोमिनेंट वाले कॉम्बिनेशन साथ होने की संभावना अधिक होती है। लेकिन यदि जीन रिपल्शन फेज में होते हैं तो एक जीन का डोमिनेंट
दूसरे के रेसिसिव के साथ रहेगा, दो डोमिनेंट एक साथ आने की संभावना नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार से बैटसन और पुनेट ने कपलिंग और रिपल्शन के रूप में एक जीन्स की लिंकेज को समझाने का प्रयास किया कि कपलिंग फेज में यदि है तो अगली जनरेशन में हमें दोनों के डोमिनेंट साथ मिलेंगे, और यदि रिपल्शन फेज में है तो F2 जनरेशन में हमें एक का डोमिनेंट दूसरे के रेसिसिव के साथ मिलने की संभावना रहेगी, दोनों के डोमिनेंट एक साथ नहीं मिलेंगे। परंतु यह कपलिंग और रिपल्शन जीन्स का किस कारण से हुआ, यह स्थिति बैटसन और पुनेट नहीं समझा पाए। इनके नेक्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने इस पर काम किया वो थॉमस हंट मॉर्गन। मॉर्गन ने जब सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, ये एक्सपेरिमेंट्स ड्रोसोफिला पे करे थे। ड्रोसोफिला को कहा जाता है। अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स करे, इन्होंने क्या करा कि ड्रोसोफिला ने दो कैरेक्टर्स को लेकर के चले। एक कैरेक्टर आई का कलर और दूसरा कैरेक्टर जो लिया वो विंग्स का टाइप था। आई का कलर ड्रोसोफिला में दो तरीके का, एक तो पर्पल और दूसरा रेड। और विंग्स अगेन दो टाइप के हैं, एक तो इसमें कि ड्रोसोफिला के जो पंख हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं, उन्हें हम वेस्टिजियल विंग्स कहते हैं, और वाइल्ड जो है वो नॉर्मल है। तो दो तरीके के आई कलर है, पर्पल और रेड। यहाँ पर रेड कलर पे डोमिनेंट होता है। इसी तरीके से जो विंग्स का वाइल्ड वेस्टिजियल विंग्स पर डोमिनेंट है। तो अब उन्होंने क्या करा कि दोनों के डोमिनेंट को PR प्लस और PR प्लस है पर्पल के, और जो रेसिसिव है उसे अपन इस तरीके से करते हैं। विंग्स के लिए वेस्टिजियल विंग्स स्मॉल वीजी के द्वारा डिनोट करे जाते हैं, और वाइल्ड टाइप विंग्स इस साइड से, ठीक है। जो ये प्लस को डिनोट करता है। तो इस प्रकार से रेड आई और वाइल्ड टाइप विंग्स लिए, और दूसरा जो पेरेंट लिया उसमें पर्पल आई और वेस्टिजियल विंग्स। तो इन दोनों के मध्य यदि जब आया तो फर्स्ट जनरेशन हेट्रोजाइगस प्राप्त हुआ, कैपिटल PR, क्या वाइल्ड टाइप आई मीन्स रेड आई, और विंग्स भी वाइल्ड टाइप होंगे मीन्स लंबे यहाँ पर विंग्स हैं। तो अल्टीमेटली ये रेड आई वाला और वाइल्ड टाइप विंग्स हैं। अब इन्होंने क्या करा, इसका नेक्स्ट जनरेशन प्राप्त करी। नेक्स्ट जनरेशन प्राप्त करी अगेन जनरेशन में, जैसा कि बैटसन और पुनेट ने पाया था, इन्हें भी यहाँ जो कपलिंग वाले जीव हैं वो F2 जनरेशन में ज़्यादा मिले, जबकि रिपल्शन फेज वाले कम थे। मीन्स डोमिनेंट एक साथ हो, रेसिसिव एक साथ है, ऐसी संतति का अनुपात उस संतति से कहीं अधिक था जो कि जिनमें एक का वाइल्ड टाइप और दूसरे का रेसिसिव कैरेक्टर प्रेजेंट हो, या रेसिसिव या अपन इसे कह सकते। अल्टीमेटली मॉर्गन ने क्या करा कि जो इन्हें F1
मिली थी। जनरेशन के जीनोटाइप और इसके सेग्रीगेशन को देखने के लिए इन्होंने टेस्ट क्रॉस करा। F1 जनरेशन जो कि थी तो इन्होंने टेस्ट क्रॉस करा। टेस्ट क्रॉस का मतलब जैसा कि पहले भी बताया था कि हम किसी चीज का क्रॉस उसके होमोजाइगस रेसेसिव से करते हैं तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। होमोजाइगस रेसेसिव आई कलर के लिए है तो यहाँ वेस्टिजियल विंग का हो गया। तो पर्पल आई और वेस्टिजियल विंग वाले का द्वारा किया गया। अतः एक ही तरह के गैमेट्स बन सकते हैं, दोनों के लिए म्यूटेंट जीन रखते हैं। यहाँ पर के गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्या तरीके के गैमेट्स बनते हैं, ये क्या समान अनुपात में बनने चाहिए। इस कारण से जब इससे सहयोग करेंगे F1 जनरेशन गैमेट्स, जब टेस्ट क्रॉस से किया जा रहा है होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस किए जाएंगे तो 4 फिनोटाइप अमाउंट में बनने चाहिए और यहाँ पर इनका रेशियो 1:1:1 प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर कॉम्बिनेशन यहाँ पर दोनों के डोमिनेंट कैरेक्टर मीन्स रेड एंड वाइट। यहाँ पर रेड आई और वेस्टिजियल विंग्स, यहाँ पर्पल आई और वाइल्ड टाइप विंग्स, और यहाँ पर पर्पल आई और वेस्टिजियल विंग्स। चारों प्रकार के कॉम्बिनेशन 1:1:1:1 के रेशो में प्राप्त होने चाहिए। लेकिन मॉर्गन ने क्या पाया कि यह रेशो सबसे ज़्यादा भाग दोनों के डोमिनेंट का प्राप्त हुआ, जो कि इस प्रकार से रहा। दूसरा जो भाग इन्हें प्राप्त हुआ ये जो ड्रोसोफिला थी वो दोनों कैरेक्टर्स के लिए रेसेसिव थी। इसके अलावा ड्रोसोफिला इन कैरेक्टर वाली थी, अर्थात रेशो 1:1:1:1 का यहाँ नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि ऐसे ड्रोसोफिला अधिक थे जो कि यहाँ पेरेंट जनरेशन में पेरेंट जनरेशन के कॉम्बिनेशन जैसे वाले ड्रोसोफिला अधिक था, और अगेन इनका पार्ट जो कि नए कॉम्बिनेशन रख रहे हैं उनका पार्ट कम था। नए कॉम्बिनेशन जो कॉम्बिनेंट्स कहते हैं। अब जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले भाग हैं वो अधिक मिला। अपने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा वेरीफाई करने के लिए मॉर्गन ने क्या काम करा
कि जब फर्स्ट बार टेस्ट क्रॉस कराया तो मेल के रूप में F1 जनरेशन के गैमेट्स और जिससे टेस्ट क्रॉस कराया जा रहा था होमोजाइगस रेसेसिव वो फीमेल ड्रोसोफिला थी। नेक्स्ट इसको और अधिक वेरीफाई करने के लिए उसने रेसिप्रोकल क्रॉसेस कराए। रेसिप्रोकल क्रॉस मतलब यहाँ पर पहले फीमेल होमोजाइगस रेसेसिव ली थी, नेक्स्ट क्रॉस में मेल होमोजाइगस रेसेसिव ले लिया और फीमेल F1 जनरेशन की हेटेरोजाइगस ली और क्रॉस कराया तो भी उसको रिजल्ट्स लगभग सिमिलर प्राप्त हुए। इससे मॉर्गन को ये हुआ कि यहाँ पर जो भी फिनोमिना काम कर रहा है वो सेक्स डिपेंडेंट नहीं है, फ्री है। और अब उन्होंने क्या चीज़ कंक्लूड निकाल करा कि जिन बातों को बैटसन और पुनेट कपलिंग और रिपल्शन फेस की तरह कह रहे थे, यह जो जीन्स हैं उन्होंने जीन्स के संदर्भ में एक नई थ्योरी दी जिसे क्रोमोसोमल थ्योरी भी कहा जाता है। क्रोमोसोमल थ्योरी लिंकेज की क्रोमोसोमल थ्योरी कही जाती है। इसके अनुसार जीवों में जीन्स की संख्या जैसा कि सटन ने बताया था क्रोमोसोम से अधिक है। हर एक क्रोमोसोम के ऊपर कई सारे जीन्स पाए जाते हैं और यह जीन्स लीनियर फैशन में लगे होंगे। एक जीन है, उसके बाद दूसरा जीन, तीसरा जीन, चौथा जीन, ऐसे एक लीनियर क्रम में ये जीन क्रोमोसोम्स के ऊपर लगे हुए रहते हैं। अब ये जीन्स जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो जो जीन एक ही जीन्स के वो फॉर्म्स जो एक ही क्रोमोसोम पर हैं वो एक साथ अगली पीढ़ी में जाने की टेंडेंसी रखते हैं। मान लें इस पेरेंट को देखें तो यहाँ पर दो जीन्स हैं, इन जीन्स की लोकेशन हम यहाँ पर ये मान लेते हैं। यहाँ आई कलर की ये जीन है, इसका एक एलील यहाँ पर और एक एलील दोनों वाइल्ड टाइप हैं। इस टाइप से दोनों वाइल्ड टाइप लगे हुए हैं। इसको इन्होंने कपलिंग फेस शायद जिसे बैटसन कह रहे थे कि दो जीन्स हैं, दोनों के डोमिनेंस एक साथ हैं और पैरेंट है उस पैरेंट को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अब जब ये कैरेक्टर्स यहाँ पर ये जो कैरेक्टर्स हैं जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे तो फर्स्ट F1 में इसका एक क्रोमोसोम और इसका एक क्रोमोसोम एक साथ रहेगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन हमें मिलेगी। और ये जो कैरेक्टर्स हैं जो एक ही क्रोमोसोम पर आ रहे हैं ये F2 जनरेशन में भी एक साथ ऐसे ही इनहेरिट होंगे, ऐसे ही जाने की संभावना रखेंगे। इस कारण से यहाँ जो पेरेंट कॉम्बिनेशन है यही कॉम्बिनेशन हमें F2 जनरेशन में ज़्यादा मिल रहे हैं क्योंकि जीन्स अपने क्रोमोसोम पे अपनी जो स्थिति पे जहाँ भी स्थित है उस स्थिति में सच ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात और आई कि यदि पेरेंटल कॉम्बिनेशन के रूप में ही जीन्स स्थानांतरित हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर नए कॉम्बिनेशंस नहीं मिलने चाहिए थे, नए कॉम्बिनेशंस के होने की संभावना नहीं होनी चाहिए थी। पर यह नए कॉम्बिनेशंस क्यों हैं इसको मॉर्गन ने इस तरीके से समझाया कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है उस समय इन जीन्स का के मध्य आपस में एक्सचेंज की प्रक्रिया भी होती है जिसे वर्तमान में हम रिकॉम्बिनेशन के नाम से भी जानते हैं। जीन्स में के मध्य एक्सचेंज की प्रक्रिया होगी, लेकिन यह प्रक्रिया जो जीन्स इन गुणसूत्र पे पास होंगे उनके मध्य यह प्रक्रिया होने की संभावना कम रहेगी और जो जीन इन गुणसूत्रों पर एक दूसरे से अधिक दूरी पर होंगे उनके मध्य यह एक्सचेंज की प्रक्रिया, रिकम्बाइन होने की प्रक्रिया अधिक सरलता से हो पाएगी, उसकी संभावना या फ्रीक्वेंसी अधिक होगी। जीन्स का आपस में नए कॉम्बिनेशन बनाना क्रोमोसोम पर उनकी स्थिति पर निर्भर कर रहा था। अतः मॉर्गन के अनुसार जो जीन्स का नए कॉम्बिनेशन बनने की संभावना है वह दूरी पर अधिक है निर्भर कर रही है और इसके अलावा यदि
जीन्स अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन की तरह से ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं, तो इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल की गई वह टर्म थी लिंकेज। मेंडल या संलग्नता। लिंकेज मीन्स जीन्स अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन के रूप में ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होने की संभावना रखते हैं, उसे लिंकेज कहते हैं। अब लिंकेज या लिंकेज जीन्स के पर जब जीन स्थित है तो उनके मध्य जो डिस्टेंस है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। जितना उनमें डिस्टेंस ज़्यादा होगा लिंकेज कम होगी और नए कॉम्बिनेशंस बनने की संभावना अधिक होगी। लेकिन डिस्टेंस जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उनके मध्य लिंकेज कम होगी, नए कॉम्बिनेशन बनने की संभावना होगी। और लिंकेज और डिस्टेंस जितना कम होगा लिंकेज उतनी ही हाई होगी और नए कॉम्बिनेशंस प्राप्त होने की संभावना हमें कम रहेगी। तो जो जीन क्रोमोसोम पर पास स्थित हैं वो अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन में ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रवृत्ति दर्शाएंगे। लेकिन जो जीन दूर स्थित हैं उनमें संभावना रहेगी कि वह रिकम्बाइन होकर के नए कॉम्बिनेशंस दें। लेकिन यदि कोई दो जीन्स जीव में बिल्कुल भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर हैं तो उनमें 100% रिकॉम्बिनेशन होने की संभावना रहेगी। अतः डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ हमें नए कॉम्बिनेशंस अधिक मिलते हैं। और शायद मेंडल के द्वारा लिए गए जो 7 कैरेक्टर्स थे वो 7 कैरेक्टर्स अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित होने के कारण ही आज की तारीख में हम जानते हैं कि मेंडल ने के जो 7 कैरेक्टर्स थे वो अलग अलग गुणसूत्र पर स्थित थे और इस कारण वो फ्रीली असॉर्ट हो पाए, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो पाए और 9:3:3:1 का रेशो मेंडल को मिल पाया। परंतु यदि यही कैरेक्टर्स एक ही क्रोमोसोम पर हों या कोई भी कैरेक्टर एक ही क्रोमोसोम पर स्थित हो तो ऐसी स्थिति में उनका फ्री या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता। लिंकेज कुछ हद तक काम करती है। यदि वो एक ही गुणसूत्र पर दूरी पर है तो लिंकेज काम करेगा और वो एक साथ पेरेंटल कॉम्बिनेशन में ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होंगे। और यदि वह गुणसूत्र पर बहुत पास स्थित हैं तो यह लिंक होने की प्रक्रिया या लिंकेज की फिनोमिना बहुत ज़्यादा पावरफुल, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं